बड़ा कारण है कि आज 30 मई उद्दंड मॉडर्न अखबार आज से 199 वर्ष पूर्व 1826 में हुआ हिंदी पत्रकारिता की अलग शुरू हुई और वह अलग आज अब मुख्य धारा का हिस्सा हो गई है। बड़े बुजुर्ग जो वरिष्ठ हो जाते हैं उनका भाव जो हमेशा देने का होता है, मुझे उम्मीद थी कि मैं उनके सामने हमने जब आपसे आग्रह किया कि हमारे को कुछ मार्गदर्शन दे तो आपने बहुत ही सहज सरल भाव से स्वीकार कर लिया। मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वक्ता मंच पर हो, उनके साथ तर्क संगत। इस बीच जो ऐसे लोगों को अवसर देती है वो संस्था, लेकिन केवल आभार के नहीं, उनका प्रतिनिधित्व विभा बंसल जी के रूप में उपाध्यक्ष हैं आप बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति। मेरा उनसे आग्रह के मंच पर वो आकर हमें अपना आशीर्वाद दे दें। हमारे बीच बीकानेर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुशाल सिंह जी भी मौजूद है, उनका भी हार्दिक से बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की आशा करता हूँ और मेरे से जो छोटे हैं उनको ब्लेसिंग्स देता हूँ। एक हमारा यहाँ आने का जो मूल उद्देश्य है वो हमें और हमारे बाद वाली पीढ़ी को ये बताना है कि हिंदी पत्रकारिता का क्या इम्पोर्टेंस है। हिंदी पत्रकारिता यहाँ के आशीर्वाद को साथ में लेकर के चला जाए। धन्यवाद। प्रौढ़ शिक्षण समिति के सभागार में इसके संस्थापक सदस्य और संस्था को आज तक की स्थिति में लाने वाले सदस्य हमारे सामने हैं चित्र के रूप में और हमारी भावनाओं के रूप में। उन सबको प्रणाम करते हुए और यहाँ जोशी जी, सुधा जी, दुर्गावती जी, उपस्थित बंधुओं, डॉक्टर साहब, हम पत्रकारिता पे बात कर रहे हैं और बीकानेर में पत्रकार संगठन और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की अगर सूची देखें तो 500 से ज़्यादा लोग हैं और इस सभागार में पत्रकारिता दिवस पे लोगों को पत्रकारिता के बारे में आत्मचिंतन करने के लिए आने का समय दिए। यही हमारी पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। मैं मार्कन 1816 में शुरू हुआ और उससे पहले भारतीय पत्रकारिता का बंगाल गजट 1816 में शुरू हुआ। उनके इतिहास को अगर अपन दरकिनार करके भारतीय आज़ादी के इतिहास की बात करें तो भारतीय पत्रकारों ने आज़ादी के लड़ाई में जिस तरह से पत्रकारिता का योगदान दिया वो आज हम सब पत्रकारों के लिए बड़ी गर्व की बात है। पत्रकारों ने केवल लोगों की जनजागृति नहीं की, वो जेल भी गए, उन्होंने कष्ट भी सहे, पर आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान आज हम सब याद करते हैं। आपको इसलिए हम निमंत्रित कर रहे हैं कि आप अभी पत्रकार हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि उसका बीकानेर में कुछ लोगों को भी याद है कि एक समय ऐसा था जब बीकानेर से बाहर लोग मुझे पत्रकार ही मानते थे कि मैं प्रोफेशनल पत्रकार सिर्फ साल भर के लिए था, उसके अलावा तो मैं गैर पत्रकार ही था। लेकिन लगातार अखबारों में जो भी लिखता था और लगभग स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय तक सभी अखबारों में लगातार हमारे लिखे हैं और लिखते थे। तो लोग यही मानते थे कि ये पत्रकार बच्चे होता था, मिलते थे, आपके सामने का पता चलता था, लेकिन जबरदस्ती का पत्रकार है ये तो है। इसलिए अच्छा लगा कि कुछ मित्रों को याद है।
खास करके युवा मेरे पोते की उम्र के उनको अगर ये याद है कि ये कभी पत्रकार रहा था इसमें पकड़ा चाहिए। मित्रों, एक तो पत्रकारिता के बारे में मैं ये और स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, पत्रिकाएं लेखकों के अपने प्रयत्न से निकलती थी, उनसे नहीं लेता था, आज भी नहीं लेता हूँ, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में पत्रकारिता एक व्यवसाय है, इसे मानने में न कोई शर्म होनी चाहिए और न कोई संकोच होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन का प्रत्येक कर्म एक व्यवसाय है। क्या चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं है? क्या प्रशासन एक व्यवसाय नहीं है? बल्कि क्या राजनीति भी आज एक व्यवसाय नहीं है? लेकिन प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक नैतिकता होती है। जब आप किसी काम को अपने व्यवसाय के रूप में चुनते हैं तो उस व्यवसाय की अपनी एक नैतिकता होती है। मैं अध्यापक रहा जीवन भर, अभी भी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं जो सैलरी मुझे मिलती है उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता था, इसलिए मैं उसके लिए भी अध्यापक हूँ। लेकिन जब मैंने अध्यापन स्वीकार कर ली, तैयारी करनी चाहिए अपने विषय के बारे में, विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में जितना सहयोग कर सकूँ करना चाहिए, ट्यूशन करने में नहीं लगा रहना चाहिए, बल्कि उसके बिना ही मेरे पास एक विद्यार्थी अक्सर आते थे ट्यूशन के लिए, बाद में बंद हो गए, समझ में आ गया उनके। तो उन्होंने कहा सर हम चाहते हैं कि आप अलग से हमको ट्यूशन ले लें, जो आपकी फ़ीस होगी हम दे देंगे। तो मैं कहता था क्यों चाहते हो, क्लास में भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं हम उसको ढंग से समझ लेंगे। मैं कहा तुम ये कहना चाहते हो कि मैं क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो ढंग से समझाना नहीं है? अगर वो नहीं है, मान लो नहीं है, आपको लग रहा है गलत बात नहीं है इसमें, अगर वो नहीं है तो मैं घर में भी तुम्हें क्या समझा दूँगा? समझाऊंगा तो वही जो मैं क्लास में वही जानता हूँ, मैं वही बताऊंगा। तो इसलिए ये गलत है, वो मुल्ज़म है। प्रमाण चाहे तो बच्चा की रजिस्ट्री उठा के देख लीजिए। ये मैंने कई लोगों से बातचीत की, आप सब लोग बोलते हैं उनको फलां पुरस्कार से नवाजा गया, सब बोलते हैं, सब लिखते हैं। क्या अर्थ होता नवाजने का? मेहरबानी करना, दया करना। मुझे कोई पुरस्कार दे तो मैं कृतज्ञता में कहूँगी नहीं आपकी नवाजे से आपने, तो समझ में आता है मैं कृतज्ञता से विनम्रता से करूँ। आप कह रहे हैं कि तुमको नवाजा गया, यानी अगर कोई पुरस्कार सम्मान दिया गया है तो कृपा की गई। गरीब नवाज क्यों कहते हैं अजमेर वाले ख्वाजा को? गरीब नवाज कहते हैं जो गरीबों पर कृपा करता है, जो मेहरबानी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है, उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि प्रेसिडेंट इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, लेकिन सरकार सीधे नहीं ले सकती, कैबिनेट सीधे नहीं ले सकती, राष्ट्रपति के थ्रू वो सलाह मांगी जाएगी। सलाह होती है, तो फैसला नहीं होता है, सलाह होती है। अभी भी किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, तो याद है आपको कौन सा मुद्दा है? अभी एक सलाह मांगी, मैंने कहा अगर दुनिया के सारे अखबारों में छपा तो भी ये गलत होगा, ये कैसे सही? इसकी वजह ये है कि जो रिपोर्टर है उसको संविधान का ज्ञान, इसमें आप कुछ कार्य कर सके, हमारी उम्मीद। प्रदेश और देश के लोगों को ठीक से काम नहीं करें और अपने हितों के लिए काम नहीं करें। मेरा आग्रह श्री राजेंद्र छंगानी जी में आप कुछ कार्य कर सके, हमारी उम्मीद। गिरिराज माता जी से केवल सबका आभार व्यक्त करें। शरण आदरणीय श्री आचार्य साहब, विभावन सर जी, मैम एम शर्मा जी और उपस्थित सभी सुधीजनों,
इतने शानदार अध्यक्ष उद्बोधन के बाद आभार व्यक्त करना और धन्यवाद ज्ञापित करना मेरे हिसाब से एक बड़ी गलती होगी। जब गंगा नदी बहती है और हमें जल देती है, जब आकाश से बारिश होती है, तो हम उन्हें रोज उठ के अगर धन्यवाद दें, आभार दें, तो ये एक तरह का औपचारिकता है। मैं मंचस्थ सामान्य अतिथियों का, विशेष रूप से आचार्य साहब का और आप सभी का कृतज्ञ हूँ, संस्थाओं दोनों की तरफ से, कि आपने इस शानदार आयोजन में सहभागिता निभाई। एक सब